तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे भाई? क्वेश्चन नंबर थे लास्ट के 4 क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक। ठीक है, 24, 25 और 26 था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24, 25 और 26। ठीक है, 24, 25 और 26। एक तो ये वाले क्वेश्चंस 3 थे और एक था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, 24, 25, 26 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब जिस जिस बच्चे से हो गए हैं वेल एंड गुड, जिस जिससे नहीं हुए हैं डिस्क्रिप्शन में आंसर्स का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने आंसर का लिंक वहां पे आपको दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके आंसर्स वहां से देख सकते हो। फिर भी ना समझ में आए तो घर पे बुलाऊंगा, यहाँ पे बुला के फेस टू फेस समझाऊंगा। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, बहुत ही कम बच्चों के साथ होगा, हो सकता है वैसे। ठीक है ना, इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि समझ में ना आए कुछ कुछ बच्चों को। अब भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आज की क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे जो इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 5 था वहां से। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में जरा सा निकाल लेता हूं, ये रहा। चलो जी, तो ये आपको दिख रहा होगा भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, और आप अपनी किताबें भी खोल लेना साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा उनमें कुछ नया नहीं होने वाला है। जो भी चीजें हैं वो सारी पुरानी ही हैं, बस मुझे आपको जर्नल एंट्री करना सिखाना है। ठीक है, तो जर्नल आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में अगर आपको वो लेजर, वो खाते बनाने आए होंगे तो। ठीक है, तो वो जो खाते मैंने बनाने सिखाए थे, अगर वो खाते बनाने आ गए होंगे तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये भी आपको जो है माइंड में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, और मैं क्वेश्चन को आराम से एक बार रीड करूंगा सबसे पहले और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें कही गई हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि पास जर्नल एंट्रीज, भाई वो बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्री पास करो। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जो निम्नलिखित ट्रांजेक्शंस हैं उनके लिए जर्नल एंट्री पास करो। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी वगैरह, ए और बी जो है ये पार्टनर्स थे, इनकी फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, तो डिसोल्यूशन पे जो जो जर्नल एंट्रीज पास होनी चाहिए वो जर्नल एंट्रीज पास करो। आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो कह रहा है भाई ये जो जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे ना, ये जर्नल एंट्रीज पास करते टाइम आप ऐसा मान के चलना कि सारे एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दिए हैं, कैश को छोड़ के, कैश क्योंकि होता भी नहीं है वहां पे क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, और सारी लाइबिलिटीज भी हमने जो है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज भी हमने जो है क्रॉस ट्रांसफर कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप ऐसी बात मान के चलना कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्रॉस ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला है आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा मान के चलना आप। ठीक है, तो ये बात आपको मान के चलनी है हर एंट्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 एंट्रियां हमें दी गई हैं, 5 एंट्रीज हमें यहाँ पे दी गई हैं, तो एक एक करके इन 5 एंट्री को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या? चलो यहीं पे कर देते हैं। देखो जी, ये लो, तो यहां पे हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। और इलिस्ट्रेशन नंबर अपना कौन सा चल रहा है भाई? इलिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है, इलिस्ट्रेशन नंबर तो है अपना 5, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। और मैं अभी फर्स्ट एंट्री करने वाला हूं यहां पे। और सारी एंट्रीज करते टाइम माइंड में ये बात जरूर रखना कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में हम ऑलरेडी क्रॉस ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको माइंड में जरूर रखनी है। तो पहली एंट्री एक बार रीड करते हैं, देखते हैं भाई पहली एंट्री में क्या क्या चीजें कही गई हैं। यहां पे हमें कहा गया कि ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ए जो है वो 50% स्टॉक ले गया 20% के डिस्काउंट पे। ए जो है वो 50% स्टॉक ले गया 20% के डिस्काउंट पे। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, और बाकी जो 50% स्टॉक बच गया उसको हमने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया।
बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 4 लाख। वो कह रहा है बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू दी गई थी ना स्टॉक की, वो 4 लाख रुपए थी। ठीक है, 4 लाख रुपए थी। तो देखो इस बात को मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखना पहली एंट्री कैसे होगी, तो यहां पे मैं आपको पहले रफली समझाता हूं। वो कह रहा है भाई जो बैलेंस शीट हमें दी गई थी ना, बैलेंस शीट ऐसे करके हमें बैलेंस शीट दी जाएगी, यहाँ पे लाइबिलिटीज होंगी, यहाँ पे एसेट्स होंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये जो एसेट साइड था, यहाँ पे एसेट साइड पे हमें स्टॉक कितना दिया गया था, 4 लाख। मतलब बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी थी, 4 लाख। ये बात एक तो उसने बता रखी है। उसके बाद उसने यहाँ पे हमें बताया कि हमने क्या किया, ये जो 4 लाख का स्टॉक था इसमें से 50% तो हमने दे दिया, 50% तो हमने ए को दे दिया, ए को दे दिया, और बाकी जो बैलेंस 50% बच गया वो हमने सेल कर दिया। इस तरीके से उसने बता रखा है। वो कह रहा है ये जो 50% हमने ए को दिया, इसकी बुक वैल्यू क्या होगी, वैसे इसकी बुक वैल्यू क्या होगी, 2 लाख रुपए। यहां पे भी लिखता हूं इसकी बुक वैल्यू भी क्या होगी, 2 लाख रुपए। ठीक है ना, 4 लाख की टोटल बुक वैल्यू थी। वो कह रहा है ये जो ए को हमने स्टॉक दिया ये कितने में दिया, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है ए टुक 50% स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। उसको हमने 20% की छूट पे दिया, मतलब उसको हमने 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, बुक वैल्यू में से 20% लेस कर देंगे। 40,000 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने 1,60,000 में ये स्टॉक किसको दे दिया, 1,60,000 में ये स्टॉक हमने किसको दे दिया, ए को दे दिया। ठीक है, ये ए को हमने इतनी वैल्यू पे स्टॉक को दिया, और बाकी जो स्टॉक हमारा बच गया था ना बैलेंस 2 लाख वाला, वो कह रहा है उसको हमने 30% प्रॉफिट पे बेचा है। मतलब ये जो बैलेंस वाला स्टॉक है हमारा, इधर देखना ध्यान से, ये वाला, इसमें हमने 30% प्रॉफिट ऐड किया अपना, 30%। तो 30% कितना हो गया, 60,000। तो 2,60,000 में हमने इस वाले स्टॉक को बेच दिया। ठीक है, 2,60,000 में हमने इस वाले स्टॉक को बेच दिया। तो इस तरीके से यहां पे ये चीजें हमें कही गई थी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब एक बात समझना, ये एंट्री करते टाइम इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमने कहां पे ट्रांसफर कर रखा है, ये 4 लाख वाला रियलाइजेशन अकाउंट में। इट मींस हमने एक एंट्री तो ऑलरेडी पास कर रखी है। क्या एंट्री पास कर रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये एंट्री तो ऑलरेडी ही पास हो रखी है ना, टू स्टॉक अकाउंट। अब जहां पे भी स्टॉक शब्द दिमाग में आएगा वहां स्टॉक नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना। अब देखो ए जो स्टॉक टुक ओवर कर रहा है सबसे पहले उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, जो ए स्टॉक टुक ओवर कर रहा है सबसे पहले उसकी एंट्री करते हैं। देखो यहां पे फेयरली करके दिखाता हूं। ए जो है वो एसेट लेके जा रहा है, ए एसेट लेके जा रहा है, तो हमने ए से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने, हमने ए से पैसे लेने हैं, तो हम ए को अपना क्या बना लेंगे, डेटर बना लेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और स्टॉक चला गया, स्टॉक एसेट है, एसेट रिड्यूस होगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट। लेकिन टू स्टॉक की जगह क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, स्टॉक नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक को ट्रांसफर कर चुका हूं मैं रियलाइजेशन में। तो ये वाली एंट्री तो हो गई अपनी, किस चीज की एंट्री हो गई, जो ए स्टॉक टुक ओवर करके लेके गया उसकी। कितने में लेके गया था वो भाई, 1,60,000 में। इस तरीके से अमाउंट आएगा 1,60,000। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, अमाउंट में गलती मत कर देना। और नरेशन लिख देना, बीइंग स्टॉक टुक ओवर बाय ए, बीइंग स्टॉक टुक ओवर बाय ए। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें एक और एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, वो जो बैलेंस स्टॉक था उसकी भी एंट्री करनी है हमको। तो बैलेंस स्टॉक तो हमने बेच दिया, उसके बदले में तो पैसे आ गए ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। लेकिन टू स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एकदम सिंपल एंट्रीज है, कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, स्टॉक नहीं लिख सकता, पता है ना आपको। स्टॉक क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट कितना आएगा भाई, रियलाइजेबल वैल्यू आएगी, कितने में बेचा मैंने, 2,60,000 में बेचा मैंने। ठीक है, 2,60,000 में। तो ये 2,60,000 यहां से उठ के यहां पे इस तरीके से आ जाएंगे। तो भाई ये हो गई अपनी फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, जो पहला पॉइंट हमें दिया गया था सवाल के अंदर,
वो हमारा कंप्लीट हो गया। बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक को बेच दिया हमने। बीइंग स्टॉक सोल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी भाई अपनी। अब बढ़ते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री में हमें कहा गया कि डेटर्स 2,64,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24,000, 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। अब समझना बात, इधर देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं। यहां पे देखना, यहां पे देखो भाई, डेटर्स के लिए वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो बैलेंस शीट में दी गई थी ना, जो बैलेंस शीट में दी गई थी वहां पे जो एसेट्स साइड थी वहां पे ना डेटर्स दिए गए थे। डेटर्स कितने दिए गए थे भाई? 2,64,000 रुपए दिए गए थे। देखो मैं दिखाता हूँ, 2,64,000, ठीक है, 2,64,000 रुपीज के डेटर्स थे। तो मैं लिखता हूँ वहां पे जाके 2,64,000, 2,64,000। फिर उसने बताया कि इसमें से प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट भी हमने लेस किया था। प्रोविजन भी हमारा जो है क्वेश्चन में दिया गया है। कितना प्रोविजन पड़ा था हमारे पास? तो प्रोविजन पड़ा था भाई 24,000, 24,000 का प्रोविजन पड़ा था, ठीक है, 24,000 का, यहां पे लिखते हैं 24,000 का प्रोविजन पड़ा था। और बाकी हमारे पास इस तरीके से नेट डेटर्स आए होंगे 2,40,000, जिससे हमें कोई लेना देना अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, देखो हुआ क्या होगा, मैंने इन डेटर्स को क्रॉस ट्रांसफर कर दिया होगा। तो मैंने एक एंट्री पास की होगी, क्या एंट्री पास की होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ध्यान देना पूरा का पूरा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री तो मैंने ऑलरेडी पास कर रखी है ना, क्रॉस ट्रांसफर करने वाली, 2,64,000, ठीक है, बुक वैल्यू पे मैंने क्रॉस ट्रांसफर किया होगा 2,64,000। ऐसे ही ये जो प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको भी मैंने क्रॉस ट्रांसफर किया होगा कि नहीं किया होगा, यहाँ पे उसको भी क्रॉस ट्रांसफर किया होगा ना मैंने। मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री की होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शॉर्ट में लिख देता हूं मैं अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। 24,000 रुपए की ये एंट्री भी मैंने कर रखी होगी, ठीक है, ये एंट्री भी मैंने कर रखी। क्वेश्चन में मुझे साफ साफ बताया गया है कि मैं सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्रॉस ट्रांसफर कर चुका हूं, तो इसका मतलब ये काम मैंने कर दिया होगा। अब देखो ध्यान से, अब वो कह रहे हैं 48,000 के डेटर जो थे ना वो बैड डेट हो गए, वो बैड डेट हो गए। टोटल कितने रुपए लेने थे मुझे डेटर से? 2,64,000। ध्यान देना, 2,64,000 के डेटर थे मेरे पास। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये जो 2,64,000 के डेटर थे इसमें से 48,000 के तो बैड डेट हो गए, 48,000 के तो क्या हो गए? बैड डेट हो गए। तो बाकी कितना पैसा इसका मतलब मिल गया हमको? तो 2,64,000 में से 48,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास आएगा 2,16,000। ये 2,16,000 कैसे आया भाई? टोटल 2,64 लेने थे मुझे, उसमें से मुझे कितना नहीं मिलेगा? 48,000 नहीं मिलेगा, 48,000 डूब गया, तो इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है। अब ये जो पैसा मुझे मिल जाएगा इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही होती है ना एसेट को रियलाइज करने की एंट्री, यही होती है कि नहीं होती है? तो यहां पे लिखते हैं भाई एंट्री नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना बाय बैंक अकाउंट, एसेट को रियलाइज करते टाइम वही एंट्री हो रही है, एसेट को रियलाइज कर रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। 48,000 तो डूब गया, बाकी मिल गया ना। तो हमें डूबने से मतलब नहीं है, मैंने आपको बता रखा है ना इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं करनी होती है, हमें तो जितना पैसा आ रहा है या जितना जा रहा है बस उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो 2,16,000 की हमें एंट्री करनी है, जो पैसा हमारे पास आ गया है उसकी एंट्री करनी है। प्रॉफिट या लॉस तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा ना, जब रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वहां पे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो बीइंग डेटर रियलाइज्ड, बीइंग डेटर रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये वाला काम भी अपना जो है हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री देखेंगे ध्यान से। बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख थी, सोल्ड फॉर 8 लाख रुपीज थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज्ड 2% कमीशन। वो कह रहा है हमारे पास एक बिल्डिंग पड़ी थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, यहाँ पे देखना भाई। अब वो बिल्डिंग की बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे एक बिल्डिंग पड़ी थी,
जिसकी बुक वैल्यू वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए थी, ठीक है, 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू वाली बिल्डिंग पड़ी थी। अब वो यहाँ पे बोलता है 2 लाख नहीं, सॉरी 5 लाख थी यार, ये 2 लाख लिख दिया मैंने, इसको सही कर देता हूं मैं। चलो जी यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख। 5 लाख की बिल्डिंग थी, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की? 5 लाख। वो कह रहा है हमने 8 लाख में बेच दी। हमने ये जो 5 लाख वाली बिल्डिंग थी इसको 8 लाख में बेचा, एक ब्रोकर के थ्रू बेचा है हमने, जिसने 2% कमीशन भी चार्ज किया। अब ये सारी बात है ना बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक चीज देखना, हमने एक काम ऑलरेडी कर रखा होगा। क्या काम कर रखा होगा? हमने इस बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा होगा, मतलब हमने ये एंट्री पास कर रखी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये एंट्री तो हमने ऑलरेडी पास कर रखी है ना, 5 लाख की, 5 लाख की ये एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर रखी है। अब वो कह रहा है हमने ये 5 लाख वाली बिल्डिंग बिकवा दी है 8 लाख में, और ये जो 8 लाख में हमने बिल्डिंग बेची है, ये हमने कैसे भी बेची है? ब्रोकर के थ्रू बेची है, और वो ब्रोकर ने 2% की कमीशन भी चार्ज की है। अब एक चीज देखना ध्यान से, बिल्डिंग की रिलायजेबल वैल्यू क्या है? देखो पहली बात तो बिल्डिंग को बेचने की एंट्री क्या होगी, मैं इधर लिखता हूं, देखो फेयरली, यहां पे एंट्री क्या होनी चाहिए? इस वाले क्वेश्चन के अंदर एंट्री क्या होनी चाहिए? थर्ड पार्ट के अंदर भाई एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट को रियलाइज करने की एंट्री होनी चाहिए ना। बिल्डिंग को बेच रहे हैं, बिल्डिंग को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर चुके हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्डिंग को बेचने की एंट्री में। बीइंग बिल्डिंग रियलाइज्ड, दिक्कत है अमाउंट क्या आएगा? बीइंग बिल्डिंग रियलाइज्ड यहां पे आ गया। अब एक चीज देखना, वो बोल रहा है 5 लाख वाली बिल्डिंग को हमने कितने में बेचा? हमने बेचा 8 लाख में, हमने बेचा 8 लाख में। और वो कह रहा है 8 लाख में जब हमने बेचा ना, तो एक ब्रोकर भी था, उसने 2% की कमीशन चार्ज किए। तो देखो 8 लाख में बेचा मैंने, इसमें से 2% तो मैंने ब्रोकर को दे दिया ना। 8 लाख का 2% कितना होगा भाई? 8 लाख का 2% 16,000। मतलब मेरे हाथ में कितना पैसा आया? मेरे हाथ में कितना पैसा आया? तो 16,000 माइनस कर देंगे 8 लाख में से, तो ये हो जाएगा 7,84,000। तो कमीशन हटाने के बाद जो पैसा मेरे हाथ में आया, मैं तो उसी की एंट्री करूंगा, 7,84,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 8 लाख में बेचा और 16,000 मैंने कमीशन भी दी, तो नेट कितने की सेल हुई है? मतलब 7,84,000 की। ठीक है, अगर मैं किसी एसेट को बेच रहा हूं और ब्रोकर के थ्रू बेच रहा हूं और उसके लिए मैंने कमीशन पे की है, तो वो कमीशन मुझे लेस करनी है रिलायजेबल वैल्यू निकालते समय। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने किया। ठीक है, 8 लाख की रिलायजेबल वैल्यू थी, बट उसमें से कमीशन भी लेस की मैंने, ठीक है, ब्रोकरेज भी लेस की मैंने। चलो जी आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई? वो यहां पे बता रहा है कि मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख है was given to a creditor at a discount of 20% in settlement। भाई इसकी कोई एंट्री होनी चाहिए क्या? मैंने एक एसेट दे दिया एक लाइबिलिटी के बदले में, मैंने एक एसेट को एक लाइबिलिटी के बदले में दे दिया, क्या इसकी कोई एंट्री होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी देखो ये क्या लिखा है, नो जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एसेट के बदले में लाइबिलिटीज को जब भी हम पे करेंगे, चाहे वो दोनों रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट बात क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, हमने 150% में रियलाइज की, रियलाइज्ड एट 150%। तो ये तो बहुत आसान काम है। इधर देखो ध्यान से, वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा आ गया, हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा होगा ना पहले से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंट्री कर रखी होगी। अब जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगी क्या? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट थोड़ी ना होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा। वो कह रहा है 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, देखना एक बार 40,000 की थी क्या? हाँ 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और वो कह रहा है रियलाइज्ड एट 150%। तो इधर देखो ध्यान से, मतलब इसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है कैसे निकलेगा? यहां पे देखो ध्यान से, 40,000 की वैल्यू थी और मैंने 150% पे रियलाइज किया, 150%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 150% के साथ, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 40,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 100 कर लेना, ये कितना आएगा? 60,000। ये उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की। ठीक है,
तो मैं इसको रियलाइजेबल वैल्यू पे ही तो रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ भाई, रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे आ गया 60,000, तो ये भी आ गया 60,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये काम भी अपना यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 5 एंट्रीज मुझे दी गई थी और पांचों की पांचों एंट्रीज यहाँ पे जो है हो गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे बस वो जो लेजर हमने बनाए थे उसका अब जर्नल करना है हमको। वो बोल रहा है कि ऑलरेडी हमने ये एसेट्स को जो है क्रॉस ट्रांसफर करने वाली एंट्री तो कर ही दी है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करने वाली एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो चीज माइंड में रखना और एंट्रीज कर देना, सिंपल एकदम, ठीक है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार मैं देखो डिस्कस कर लेता हूं फटाफट से। आदिराज एंड करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म। वो कह रहा है आदिराज और करण जो है ये पार्टनर्स हैं एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। भाई वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें बता रहा है 3:2। फिर वो बता रहा है ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। वो कह रहा है 31 मार्च 2018 को जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एट बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। मतलब वही सेम बात जो उसने लास्ट क्वेश्चन में कही थी। वो कह रहा है कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं। सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज जो थी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग कर चुके हैं। अब वो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रहा है। वो बोल रहा है भाई फर्नीचर ऑफ 70,000 वाज सोल्ड फॉर 68,000 बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू 2,000। वो कह रहा है एक फर्नीचर था कितने का? 70,000 का। ध्यान देना 70,000 का फर्नीचर था। वो कह रहा है कितने में बेचा हमने? 68,000 में। और वो कह रहा है ये जो फर्नीचर हमने बेचा ना ये ऑक्शन के थ्रू बेचा है, नीलामी करवाई है इसकी हमने। और जो ऑक्शनर था ना, नीलामी करने वाला जो व्यक्ति था, उसने कमीशन लिए हमसे कितनी? 2,000 रुपए की कमीशन लिया उसने। अब देखो ध्यान से, मैंने ये 70,000 का फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये सॉरी, हाँ ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो ये एंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है 70,000 की। अगली बात वो कह रहा है ये फर्नीचर हमने बेचा कितने में भाई? 68,000 में। बट वो कह रहा है हमने 2,000 की कमीशन भी दी है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई? 66,000। अब एंट्री क्या होगी फर्नीचर बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000, खत्म। ठीक है ना, हो जाएगा ना। इसको मैं क्या लिख के करवाऊं? जरूरत है लिख के करने की इसको? अब तो ओरली हो रहा है ना ये। तो इसका मतलब 66,000 की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट नहीं आएगा, टू क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। फर्नीचर को हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में क्योंकि ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है ना, क्रॉस ट्रांसफर कर चुके हैं। अगली बात वो कह रहे हैं आदिराज लोन अमाउंटेड टू 35,000 वॉज पेड। वो कह रहे हैं आदिराज का लोन था 35,000 का, हमने उसको पे कर दिया। अच्छा, पार्टनर का जो लोन होता है वो कहां पे ट्रांसफर होता है? वो होता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर। अब इधर देखना, वो कह रहे हैं 35,000 का आदिराज का लोन था। तो देखो इधर दिमाग लगाना है हमको थोड़ा सा। हमने लोन अकाउंट बनाया होगा ऐसे करके, एक उसकी डेबिट साइड होगी, है ना, मैं रफली बना के दिखा रहा हूं। देखो एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। आदिराज लोन अकाउंट बना रखा होगा हमने ऐसे करके, ठीक है, आदिराज लोन अकाउंट। और हमने क्या किया होगा, यहां पे ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया होगा उसके लोन अकाउंट का, बैलेंस बीडी के नाम से। और कितना अमाउंट था उसने अमाउंट बता रखा है 35,000 आई थिंक उसने यहां पे बताया, हाँ 35,000। तो कह रहे 35,000 का आदिराज का लोन था, 35,000 का। तो मैंने लोन का जो ओपनिंग बैलेंस होगा बैलेंस शीट से ऐसे क्रॉस ट्रांसफर करके यहां पे लिख दिया होगा। अब वो कह रहे हैं लोन हमने पे कर दिया है, पे कर दिया, तो यहां पे एंट्री क्या की होगी? टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब मुझे नहीं पता कैसे की होगी, कैश या बैंक के थ्रू की होगी उसने। 35,000 की एंट्री, ठीक है। अब इसका जर्नल बनाना है मुझे, इसका जर्नल बनाना है पेमेंट का। तो देखो आदिराज लोन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और टू क्या हो रहा है? कैश और बैंक अकाउंट। तो पोस्टिंग, ये जो पोस्टिंग है इसी को तो एंट्री में कन्वर्ट करना है हमको। तो यही एंट्री देखो आपको यहां पे दिखेगी, मैं दिखा भी देता हूं। देखो आदिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री है 35,000 की। कुछ भी नया है क्या? कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो मतलब वही लेजर जो है, लेजर अगर आपके माइंड में है तो जर्नल में मुझे नहीं लगता यहां पे आपको दिक्कत आएगी। आगे देखते हैं, आगे थर्ड एंट्री क्या है भाई? आउट ऑफ द स्टॉक
of 80,000. Current took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. अब ये तो पूरा सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट एंट्री है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, बस अमाउंट वहां पे 4 लाख था, यहाँ पे 80,000 है, बाकी सब कुछ मुझे लगता है एकदम सेम है। डिस्काउंट का परसेंटेज भी सेम दे रखा है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेम दे रखा है एकदम, ठीक है। कॉपी पेस्ट ये आप खुद से करेंगे, मैं नहीं करा रहा, ठीक है, खुद से करेंगे इसको, एकदम कॉपी पेस्ट है, ठीक है। और फुल फ्लेज क्वेश्चंस में भी ऐसी एंट्रीज आती रहती थी, तो हमने की हुई है पहले भी सॉल्व, तो इसको आप खुद से करेंगे। आगे देखो भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm. अब सुनो ये क्या चीज है, वो कह रहा है a bills receivable of 3,000 under discount was dishonored. वो कह रहा है 3,000 का बिल पड़ा था हमारे पास, वो कह रहा है अंडर डिस्काउंट, हमने इसकी डिस्काउंटिंग करवाई थी, बिल की हमने क्या करवा ली थी, डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंट कैसे होता है भाई, आप सभी को पता होगा, बैंक के थ्रू हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं ना बिल को, तो एंट्री क्या की होगी, मैंने बिल को डिस्काउंट करवाने की एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे यहां पर लिखता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो यहां पे कुछ दे नहीं रखे, तो मतलब पूरा 3,000 रुपए यहां पे इस तरीके से जो है हमने एंट्री कर दी होगी, 3,000 की एंट्री ऐसे की होगी। ये बिल हमने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, हमने डिस्काउंट करवा लिया ना, तो हमने ये बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। क्या ये BR अब हमारा एसेट रहा, जैसे ही ये BR मैंने डिस्काउंट करवा लिया तो ये BR किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया ना, तो क्या ये BR अब हमारा एसेट रहा, नहीं रहा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे भाई ये डिसऑनर हो गया, वॉज डिसऑनर्ड, हमने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया, ये अंडर डिस्काउंट था और ये डिसऑनर हो गया। और वो कह रहा है जो एक्सेप्टर था ना इस बिल का, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया। जो इस बिल का एक्सेप्टर था, मतलब जिससे हमने पैसे लेने थे, जो हमारा बिल्स पेबल, जिसके लिए वो बिल्स पेबल था, मतलब ये बिल जिसके लिए बिल्स पेबल था, जो हमारा बायर था ना, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, सिंपल सी बात है। हमने एक बंदे को माल बेचा था, वो हमारा बायर था, हमने उसको बिल बना के दिया था, हमारे लिए BR था, उसके लिए BP था, और ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और बाद में वो जो बंदा था, वो जो बायर था, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। वो कह रहा है हैंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म, वो कह रहा है अब इसके पैसे हमें देने पड़ेंगे, अब इसके पैसे हमें देने पड़ेंगे, किसको देने पड़ेंगे, बैंक को देने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बैंक को देने पड़ेंगे ना, बैंक को देने पड़ेंगे। और हम क्या करेंगे, वो जो बंदा था उसको अपना क्या, वो तो दिवालिया हो गया ना, वो बंदा तो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम एंट्री क्या पास आउट करेंगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम एंट्री क्या पास आउट करेंगे। हमने एक बंदे से पैसे लेने हैं और दूसरे बंदे को पैसे देने हैं, ध्यान देना यहाँ पे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो जो बायर था ना, हमने बायर से पैसे लेने हैं, हम उसको अपना क्या बना लेंगे, डेटर बना लेंगे। और हम बोलेंगे हमने बैंक को पैसे देने हैं, बैंक को अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे, ठीक है। एक बार देखते भी है इन्होंने भी क्या एंट्री कर रखी है, फोर्थ एंट्री है ये, इन्होंने तो रियलाइजेशन टू बैंक 3,000 की एंट्री कर दी है, हाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मान के, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मान के की है इन्होंने, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बात अप्लाई हो रही है मैं बताता हूँ। देखो बिजनेस तो बंद हो रहा है ना, डिसोल्यूशन में थोड़ी अकाउंटिंग है ना अलग टाइप से होती है, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पे। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई वो बंदा तो डिसऑनर हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, सॉरी, वो बंदा तो इंस्टॉलमेंट हो गया, वो जो एक्सेप्टर था वो तो इंस्टॉलमेंट हो गया। अब उससे तो पैसे रिकवर नहीं हो सकते ना, उससे तो पैसे रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन हमने तो बैंक को पैसे देने हैं कि नहीं देने, हाँ भाई हमने तो बैंक को पैसे देने हैं। तो सिंपल सी बात है, इस तरह के केस में हम बैंक को पेमेंट करेंगे, हम डेटर क्रिएट नहीं करेंगे। हमारी फर्म बंद हो रही है, अब हम डेटर क्रिएट नहीं करेंगे, हम सारी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं। बात को समझना, नॉर्मल केस होता तो मैं डेटर क्रिएट करता कि नहीं करता, हाँ तब मैं डेटर क्रिएट करता, बट डिसोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। अभी मैं जो समझा रहा था, मैं क्या समझा रहा था, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैं ऐसे एंट्री बोल रहा था, लेकिन डेटर अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता मैं, ठीक है, मैं एसेट क्रिएट नहीं कर सकता, फर्म बंद हो रही है, मुझे इसको अपना लॉस मान के चलना पड़ेगा, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से मुझे इस एंट्री को जो है यहाँ पे पास आउट करना पड़ेगा, 3,000 की एंट्री को, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। यहाँ पे थोड़ा सा न्यू चीज थी, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, आगे वो कह रहा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। भाई P&L अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ता था,
डेबिट बैलेंस है ये, तो मतलब एसेट साइड पे शो हो रहा होगा बैलेंस शीट में, डेबिट बैलेंस है ना, तो क्रॉस ट्रांसफर होकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, मतलब आदिराज अकाउंट डेबिट, करंस अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आदिराज अकाउंट डेबिट, करंस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, P&L अकाउंट। देखो यहां पे आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। नॉर्मली जैसे P&L को हम क्रॉस ट्रांसफर करके बांटते हैं वही कर रखा है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। फिर वो बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2000 विच वर पेड बाय आदिराज। वो कह रहा है 2000 का रियलाइजेशन का खर्चा था जो कि आदिराज ने पे किया। क्या कहीं पे भी ये लिखा है कि ये खर्चा आदिराज ही बॉर्न कर रहा है? नहीं, तो मतलब ये फर्म बॉर्न कर रही है, तो खर्चा फर्म का था, आदिराज ने पे कर दिया, तो फर्म आदिराज को अपना क्या बना लेगी? क्रेडिटर बना लेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो जर्नल एंट्री मैंने सिखा रखी है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो जर्नल एंट्री हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अच्छे से सीखी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ी होगी ढंग से। तो एक ही यहाँ पे पॉइंट जो था वो इंपॉर्टेंट था, कौन सा? फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, BR वाला जो पॉइंट था। तो ध्यान रखना, अगर मैंने अपना बिल डिस्काउंट करवा लिया और उसके बाद वो जो बायर था, वो जो एक्सेप्टर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। मैं एसेट क्रिएट नहीं करूंगा, मैं डेटर क्रिएट नहीं करूंगा डिसोल्यूशन के केस में। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये भाई अपना हो गया क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। आगे यहाँ पे भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी एक बार देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 7 में क्या दिया गया है? व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनर्स A एंड B। वगैरह एक फर्म डिसॉल्व हो रही है और बताओ कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ पे पास होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो देखो भाई ध्यान से क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहले पॉइंट में हमें कहा गया कि ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 20,000। इसका मतलब एक ऐसा फर्नीचर था जो कि कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को बेच के 20,000 रुपए आ गए, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच के पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 की एंट्री हो जाएगी, खत्म बात। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जर्नल एंट्री में किसी को दिक्कत होगी ना, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने की जर्नल एंट्री सबको आ रही होगी। आगे देखो वो कह रहे हैं जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 10,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड 70%। वो कह रहा है जेड हमारा एक ओल्ड कस्टमर था, पिछले साल 10,000 रुपए हमने उसके बैड डेट के नाम पे राइट ऑफ कर दिए थे, हमने अपने डेटर को रिड्यूस कर दिया था, और अब वो कह रहा है भाई अब वो पैसे दे रहा है 70%, मतलब वो 7,000 रुपए हमें पे कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आ रहा है। कैसे पैसा आ रहा है? अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आ रहा है। ये अनरिकॉर्डेड एसेट है ना जेड, इसको मैंने पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था, अनरिकॉर्डेड डेटर है ये मेरा, इसको मैंने हटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। अब ये मुझे पैसे दे रहा है 7,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच के पैसा आ गया। सेम एंट्री वही जो ऊपर वाली थी। आगे वो कह रहे हैं भाई ए एग्रीड टू कवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 50,000। वो कह रहे हैं एक अनरिकॉर्डेड एसेट है गुडविल, और इसको कौन लेके जा रहा है? इसको ए लेके जा रहा है 50,000 में। तो भाई ए लेके जा रहा है, ए से पैसे लेने कि नहीं लेने? ए से पैसे लेने, ए को अपना डेटर बना लेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 की एंट्री हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, कुछ भी नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, इट वॉज टेकन बाय बी अ पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। वो कह रहा है हमारे पास एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था, ओल्ड कंप्यूटर पड़ा था, वो कह रहा है हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था, कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था अपनी बुक से। फिर वो कह रहा है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो थी ना वो 5,000 रुपए थी, 5,000 में वो बिक सकता था, लेकिन हमने ना बी को दे दिया वो कितने में? एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%, मतलब हमने 30% की छूट पे बी को दे दिया। अब 5,000 माइनस 30% कर लो, कितना आएगा? 5,000 माइनस 30% कर लो, 3,500 रुपए आएगा। 3,500 रुपीज यहाँ पे आपके पास अमाउंट निकल करके आएगा। तो मैंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट को एक पार्टनर को दे दिया, वही दोबारा से वही वाली बात जो पिछले पॉइंट में हुई थी। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में। तो एंट्री क्या होगी? मैं बी को अपना क्या बना लूंगा? डेटर बना लूंगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 3,500 रुपीज। ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी इजी थी। आगे वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर्स हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। वो कह रहा है हमारे पास 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 1,000 शेयर थे। ठीक है, मतलब एक एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000 शेयर्स, तो 20 रुपीज पर शेयर हो गया ना, 20 रुपए का एक शेयर था। वो कह रहा है हमने इसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था,
ये इन्वेस्टमेंट हमारी किताबों में रिकॉर्डेड नहीं थी इसका मतलब, ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड है। फिर वो बोल रहे हैं दीज इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 15 रुपीज वगैरह। अब इसकी वैल्यू जो हमने निकाली तो 15 रुपए निकली। वैसे कितनी थी इसकी बुक वैल्यू, 20 रुपए थी, लेकिन वगैरह अब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो 15 रुपए निकली। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह। अब हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं, देखो ध्यान से, वगैरह इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट 20,000 थी और वो कह रहे हैं 1,000 शेयर थे, मतलब एक एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई ना, 20 रुपीज हो गई ना एक एक शेयर की वैल्यू। वो कह रहे हैं ये राइट ऑफ हो चुका है पूरा, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, बुक्स में मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है इसको, लेकिन वो कह रहा है अब इसकी हमने वैल्यूएशन की तो 15 रुपए वैल्यू निकली। अब देखो 1,000 शेयर थे और एक एक शेयर 15 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 हो गई ना, 15,000। वो कह रहा है ये जो है हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर्स में बांट दिया। तो पार्टनर से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने, पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो मतलब यहां पे क्या होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेटर बना लेंगे उनको अपना, और 2 क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और वो जो 15,000 हैं वो पार्टनर्स में बट जाएंगे, किस रेशो में बटेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो इक्वली बटेंगे 1:1 की रेशो में, ठीक है, 7,500 7,500, ठीक है। तो ये एंट्री यहाँ पे दिखा भी देता हूं मैं आपको, ये रहा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 7,500 7,500 और 15,000, ठीक है। तो कुछ भी खास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चंस है, मुझे लगता है डिस्कशन से ही समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे लिखने की करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। अभी मैंने जो है 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, कौन कौन से, इलिस्ट्रेशन 5, 6 एंड 7, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हालांकि कुछ ज्यादा टफ पॉइंट्स तो नहीं थे, इक्का दुक्का पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स तो आसान ही थे, बट फिर भी प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब हमारा काम हो चुका था, 10th इलिस्ट्रेशन भी हो गया था। अब देखो 11th इलिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा 11th इलिस्ट्रेशन, और यहां पे भी कुछ खास नहीं है यार, कुछ खास कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है। चलो करते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो कौन कौन से इलिस्ट्रेशंस और डिस्कस करने रह गए हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, 12 और 13, बस यही रह गए, ठीक है। बाकी 14 से लेके लास्ट तक सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 11, 12 और 13 ये 3 इलिस्ट्रेशंस डिस्कस करने हैं, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारे के सारे अनसोल्ड क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे आज, ठीक है, पहले ही बता के चल रहा हूं मैं, सारे के सारे अनसोल्ड क्वेश्चंस होमवर्क हैं इस चैप्टर के सारे, और जो डाउट्स होंगे उनको नोट करके रखना, और मैं घर पे जो है एक्स्ट्रा क्लास लेके वो डाउट भी आपको जो है करा के दूंगा, तो चैप्टर बढ़िया तरीके से हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 11 देख लो, और ये सारे इलिस्ट्रेशंस तो दोबारा प्रैक्टिस करने ही करने, ठीक है। ये मत वो सोचना कि भाई इलिस्ट्रेशंस को छोड़ देंगे, अब एक बार काम हो गया तो हो गया, भाई एक बार अच्छे तरीके से इनको भी प्रैक्टिस करना है, टाइम देना पड़ेगा अच्छे से, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखो भाई, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वो कह रहे हैं भाई एंट्री वेंट्री करके बताओ यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो पहली एंट्री देखो क्या है भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय एक्स अ पार्टनर। वो कह रहे हैं 2,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा था, ये बॉर्न भी एक्स करेगा और पे भी एक्स करेगा। ये खर्चा बॉर्न भी एक्स कर रहा है, पे भी एक्स कर रहा है, तो क्या फर्म इसकी कोई एंट्री करेगी, नहीं करेगी, नो एंट्री। देख लो भाई ध्यान से, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी एंट्री नहीं होगी इसकी, सिंपल सी बात है। आगे देखो, वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड एट 1,900 रुपए, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय वाई वर 1,500। वो कह रहे हैं वाई एक पार्टनर है, वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो कह रहा है ये रियलाइजेशन का खर्चा बियर करेगा, एग्रीड एट 1,900 रुपए। वो कह रहा है एग्रीड जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,900 रुपए, और वो कह रहा है एक्चुअल जो खर्चा है वो कितना हो गया, एक्चुअल खर्चा जो वाई ने पे किया वो कितना किया, 1,500। अब बात समझना, फर्म ने वाई को एक एग्रीमेंट किया, फर्म ने वाई के साथ एक एग्रीमेंट किया कि 1,900 तक का जो भी खर्चा होगा वो हम बियर करेंगे, उसके ऊपर का तू देखेगा, ठीक है ना। यही तो होता है एग्रीड वैल्यू, समझाया था ना मैंने, एग्रीड वैल्यू। तो मतलब ये 1,900 रुपए तो फर्म पे कर देगी वाई को। एंट्री क्या होगी, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये 1,900 रुपए की एंट्री तो हो जाएगी ना। एक मिनट, उल्टा कर दिया क्या मैंने, अच्छा हाँ गलत तो कर दिया, दोबारा सुन लो, दोबारा थोड़ा माइंड थोड़ा सा शांत करते हैं।
भाई पार्टनर बियर कर रहे हैं ये खर्चा और फर्म उसको एग्रीड वैल्यू पे करेगी तो फर्म उसको अपना क्या बना लेगी, क्रेडिटर बना लेगी। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखी है ये एंट्री हमने। तो फर्म उसको एग्रीड अमाउंट पे करेगी 1900 रुपए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म बोलेगी मेरा खर्चा हो गया, और टू क्या बोलेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट, उसको अपना क्या बना लेगी, क्रेडिटर बना लेगी 1900 रुपए। अब एक्चुअल में खर्चा हो गया 1500, तो भाई खर्चा कौन बियर कर रहा है, खर्चा बियर कर रहा है वाई। हमने तो उसको एग्रीड अमाउंट पे करने की एंट्री करनी थी जो कि हमने कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा क्या फर्म और कोई एंट्री करेगी, नहीं करेगी। ठीक है ना, फर्म और कोई एंट्री नहीं करेगी, बस बात खत्म। फिर वो बोल रहा है जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। भाई जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और 3:2:1 की रेशो में बांट देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से दिखाता हूं यहां पे, ये रहा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया उन तीनों में 18,000 को। ठीक है, कुछ भी नया नहीं था यहां पे। आगे देखो, वाई वॉज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। वाई को फर्म ने लोन दिया, वाई को फर्म ने लोन दिया, तो ये फर्म के लिए क्या है, एसेट है ना, फर्म के लिए एसेट है। और मैंने बताया था ये जो लोन बाय फर्म टू पार्टनर होता है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। यही एंट्री होगी ना इसकी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। देखो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होगी इसकी। तो मतलब वही कॉन्सेप्ट से सारे के सारे, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बस प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी उतना ज्यादा एक्यूरेसी आती रहेगी। ठीक है ना, एक्यूरेसी लानी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कॉन्सेप्ट आना एक अलग चीज है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट जो है हमने पढ़ लिए तो हमें समझ में सब आ रहा होगा, लेकिन गलतियां जो होती हैं उसको कम करना है। ठीक है, गलतियों को कम करना है, क्योंकि गलतियां देखो अभी भी हो रही होंगी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स आने के बाद भी गलतियां होती हैं लोगों से, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस से रिड्यूस कर सकते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो रिड्यूस होगा, अदरवाइज गलतियां रह जाएंगी। कॉन्सेप्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, प्रैक्टिस कम होगी तो गलतियां रहेंगी ही रहेंगी। आगे यहाँ पे बताया गया कि वाई अ पार्टनर टुक मशीन एट वैल्यू ऑफ 20,000। तो भाई वो एक मशीन लेके चला गया, तो एंट्री क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ना बता नहीं रखा कि हमने इस मशीन को ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में या नहीं किया। तो आप एक काम करना, जब नहीं बता रखा तो आप ट्रांसफर करने की भी एंट्री कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और फिर एंट्री कर देना वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इन्होंने देखते हैं कैसे कर रखा है। इन्होंने तो ये मान के किया हुआ है कि ऑलरेडी क्रॉस ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है, नोट लिख दिया होगा लास्ट में, आई थिंक नहीं नोट भी नहीं लिखा। तो अगर आपको ऐसे एंट्री करनी है, डायरेक्टली एंट्री करनी है, तो आप नोट लिख देना कि भाई ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया होगा। ठीक है, ऐसा मान के। ठीक है, कहीं पे भी कुछ मेंशन तो किया नहीं है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जब नहीं बता रखा होगा कि एसेट्स या लायबिलिटीज को क्रॉस ट्रांसफर किया है या नहीं किया, तो आप क्या करना, आप नोट लिख देना कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि क्रॉस ट्रांसफर कर दिया होगा। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। Z a partner agreed to pay creditors 30,000 for 20,000। Z एक पार्टनर है, वो कह रहा है मैं 30,000 के क्रेडिटर को पे करूंगा 20,000 में। लाइबिलिटी पे हो रही है भाई, यहां पे क्या पे हो रहा है, लाइबिलिटी पे हो रही है। अब पार्टनर पे कर रहा है इस लाइबिलिटी को, पार्टनर पे कर रहा है, तो हमने उस पार्टनर को पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, हमने उस पार्टनर को पैसे देने हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, हम उसको अपना क्रेडिटर बना लेंगे 20,000 के लिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000 के लिए। ठीक है, सिंपल एकदम। आगे देखते हैं भाई, अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 10,000, इट वॉज रिपेड टू हिम। वो कह रहा है ए एक पार्टनर था जिसने कि फर्म को लोन दिया था, फर्म के लिए ये लाइबिलिटी थी, तो फर्म ने एज लोन अकाउंट ओपन किया होगा, वहां पे क्रॉस ट्रांसफर किया होगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से 10,000 रुपीज। अब वो बोल रहा है ये पैसा रीपे कर दिया हमने उसको, तो मतलब एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री हुई होगी ना, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल, ठीक है, आसान है एकदम। लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा पंगा लग रहा है, बिल वाले में ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, बिल वाला ही है ना पॉइंट। देयर वॉज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड but an acceptor of the bill 5,000 became insolvent and 50 paise in a rupee was received. The liability of the firm on account of the bills discounted and dishonored has not so far recorded.
सुनो भाई ध्यान से, वो कह रहे देयर वॉज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड एंड नॉट मैच्योर्ड। वो कह रहे कुछ ऐसे बिल्स थे जो कि हमने डिस्काउंट तो करवा लिए थे लेकिन अभी तक वो बिल मैच्योर नहीं हुए थे, मतलब बैंक को उन बिल का पैसा नहीं मिला था, वो बिल जो थे अभी तक जो है ऑनर नहीं हुए थे, उनकी पेमेंट बैंक तक नहीं पहुंची थी अभी तक। तो 37,000 रुपए के ऐसे बिल थे जो कि हमने डिस्काउंट करवा लिए थे बैंक से, लेकिन बैंक को अभी तक पैसा नहीं मिला था। फिर आगे वो बोल रहा है ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड, ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड। वो कह रहा है सारे के सारे डिस्काउंटेड बिल्स का पैसा मिल गया, बैंक को मिल गया, बट एन एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ 5,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। लेकिन 5,000 के बिल का एक एक्सेप्टर था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड 50 पैसा इन ए रुपी वॉज रिसीव्ड, और उससे हमें 50 पैसे, हर एक रुपए पे 50 पैसे रिकवर हुए। इसका मतलब हमें उससे 2500 रुपए रिकवर हो गए हैं, 2500 रुपए हमें उससे रिकवर हो गए। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड। वो कह रहे हैं इस लाइबिलिटी को हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अब सुनो ध्यान से, ये जो इंस्टॉलमेंट बंदा था इससे कितने रुपए रिकवर हो गए? 50 पैसा रिकवर हो गए हर एक रुपए पे। इसका मतलब 5,000 में से 2500 रुपए तो रिकवर हो गए ना बैंक को, तो बाकी के 2500 रुपए बैंक किससे मांगेगा? हमसे मांगेगा, तो हमें पे करने हैं। तो एंट्री क्या होगी भाई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 रुपए, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पूरा 5,000 पे किया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने इस तरीके से एंट्री की है, देखो मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया। देखो पहले इन्होंने ये वाली एंट्री को सोचा, इन्होंने क्या किया कि पहले 2500 रुपए रिकवर किए, वो जो 50% पैसा मिल गया था ना हमें, हर 50 रुपए पे, हर एक रुपए पे 50 पैसा मिला था, रिकवर हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, 5,000 में से आधा पैसा 2500 रुपए रिकवर किए पहले, ठीक है, रिकवर किए। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आ गया, ठीक है। और फिर इन्होंने बैंक की लाइबिलिटी पूरी की पूरी पे कर दी। और मैंने नेट में एंट्री की, मैंने क्या बोला? मैंने नेट में एंट्री की, मैंने बोला बैंक को 2500 रुपए तो मिल गए होंगे, तो बाकी 2500 रुपए हम पे कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस सही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी साफ साफ ऐसा नहीं लिखा कि ये जो आधा पैसा जो रिकवर हुआ ये हमें हुआ या सीधा बैंक के पास गया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी लैक थी। तो लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो थोड़ी दुविधा है ना कि कैसे करें। तो भाई इसी तरीके से कर लेना जैसे बुक में कर रखा है। मतलब ऐसे केस के अंदर क्या करना है, ये मान लेना कि पहले हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं वो वाले जो 50% है, और फिर उसके बाद हम पूरा पैसा बैंक को पे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कर लेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बुक वाले तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बिल्स वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से करना भाई, यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। मुझसे भी हो जाती है यहाँ पे गलती, तुमसे तो छोड़ो, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर करके सुधारा जा सकता है, और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, रेगुलरिटी में करते रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, और रेगुलरिटी में नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चाहे कॉन्सेप्ट जितना ही क्यों ना अच्छा हो, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसके पॉइंट्स जो हैं मैंने देख लिए हैं और कुछ इतना खास तो लग नहीं रहा। ये आपका होमवर्क है, कुछ भी मुश्किल पॉइंट नहीं था इसके अंदर, ठीक है। 12th इलिस्ट्रेशन होमवर्क है भाई आपका, और 13th भी होमवर्क है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है ये सारे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, 12th और 13th इलिस्ट्रेशन होमवर्क है भाई। ये मेरे को पीडीएफ बना के भेज देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सारे के सारे अनसोल्ड क्वेश्चन होमवर्क है भाई। देखते हैं कितने अनसोल्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखे जरा, 1 मिनट रुक जाओ, एंड तक ले जाता हूँ। और यहाँ पे काफी सारे आपके क्वेश्चंस हैं, 48, ठीक है, 48 अनसोल्ड क्वेश्चंस है आपके, 48। तो ये 48 अनसोल्ड क्वेश्चंस, और प्लस मैंने 12th एंड 13th इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, ये इलिस्ट्रेशंस भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके जो है ये कंप्लीट होने चाहिए, मुझे ये मिल जाने चाहिए, ठीक है। मतलब देखो ये 48 क्वेश्चंस जो है ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको करने हैं, इसके लिए आप चलो टाइम ले लो, ठीक है। मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूँ इसको करने के लिए, ठीक है ना, 1 हफ्ते का, क्योंकि क्लासेस भी और लेनी है आपको, ठीक है, स्कूल का भी काम करना है। तो 1 वीक का टाइम मैं इसके लिए देता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम मैं इसके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपको मिलेगी कब मिलेगी? आज 1 मिनट, ये वीडियो आपको मिल जाएगी 7 तारीख को मिलेगी आपको, ठीक है। 7 तारीख को ये वीडियो आपको मिलेगी ना, तो आपको विद इन 6 डेज, अगले 6 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है 13 तारीख या 14 तारीख तक आपको ये काम 48 इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट करने हैं प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं उसके बाद डाउट्स भी ले पाऊं, ठीक है ना। देखो डाउट होंगे, डाउट्स ले पाऊंगा तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना आपकी,
ठीक है, आपका ही भला है ना उसमें, तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, और सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ता बहुत होता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का, और डिसोल्यूशन हमारा खत्म हो गया, और इसी के साथ साथ पार्टनरशिप भी खत्म हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप अगर आ गया ना तो समझ लो पूरी अकाउंट्स आ गई। ठीक है, मतलब अभी सेकंड और थर्ड बुक में इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा अगर फर्स्ट बुक खत्म हो गई तो। अब हम एनपीओ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से एनपीओ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनपीओ कंप्लीट होने के बाद ये समझ लो अकाउंट्स का बोझ खत्म हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट बुक जैसे ही कंप्लीट होगी, अकाउंट्स का बोझ यही है सारा का सारा। सेकंड और थर्ड बुक इतनी खास नहीं है, वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो छोटी सी बुक है, छोटी छोटी बुक्स है दोनों, फटाफट खत्म हो जाती है, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते वहां पे, जैसे यहाँ पे होते हैं ना, भर भर के कॉन्सेप्ट होते हैं हर चैप्टर के अंदर, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। वहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस होते हैं। शुरू के 6-7 क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में ना आए, उसके बाद समझ में जैसे ही आ जाएगा ना तो सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं, मतलब तो आपको वहां पे डाउट्स नहीं होंगे ज्यादा। शुरू शुरू में बस आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, नया नया लगेगा सब कुछ, उसके बाद लेकिन आपको जो है इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी है इसके मुकाबले, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं भाई आज की क्लास यहाँ पे, और अपना जो डिसोल्यूशन का टॉपिक है ये भी खत्म हो गया, पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो गया, एनपीओ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, फिर मिलते हैं भाई।